तो ये पर्सपेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये तुम्हारा थर्ड टॉपिक है, यूनिट 1, ESVM। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द वेरियस पर्सपेक्टिव यानी व्यूज कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। पहला तुम्हारा है ना वो इकोनॉमिस्ट व्यू है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट, एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी इज फॉर्म गिविंग एक्टिविटी। इट मीन्स गिविंग अ फॉर्म्स टू द विशेस ऑफ द सोसाइटी, यानी सोसाइटी जो चाहती है वो उसको पूरा करके देना। Ideas, the efforts of factors and raw materials. The functions of entrepreneur are defined by various economists. They are discussed below. यानी यहाँ पे एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस अगर इकोनॉमिस्ट व्यू के हिसाब से देखें तो इसमें सबसे पहले जेएस मिल, उन्होंने 3 अलग अलग फंक्शन एंटरप्रेन्योर के बताए। सबसे पहले आता है उसमें सुपरिंटेंडेंस। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है? असेंबल यानी इकट्ठा करता है, मींस सारे जितने भी तुम्हारे साधन है उसको असेंबल करने का काम करेगा। टर्न आउट मैक्सिमम एट मिनिमम कॉस्ट, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेगा मिनिमम कॉस्ट के ऊपर, और वो अपने काम को सुपरवाइज करवाएगा। काम को सुपरवाइज करना इसके अंदर आता है। फिर नेक्स्ट आता है उसके अंदर कंट्रोल। एंटरप्रेन्योर हैज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ गुड्स, द यूज ऑफ फाइनेंस, द यूटिलाइजेशन ऑफ मशीनरी एंड एक्टिविटीज ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। यानी क्या लिखा गया है कि ये एंटरप्रेन्योर काम करेगा कंट्रोल। कंट्रोल करने का काम करना, इसका मतलब कि जितना भी गुड्स का फ्लो है यानी गुड्स एंड सर्विसेज जितनी भी जाती है उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। एंड उसके बाद में फाइनेंस, फाइनेंस का भी गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, देखने का काम उसका है। मशीन का बराबर से इस्तेमाल होना चाहिए और सबऑर्डिनेट्स भी बराबर से काम करने चाहिए। अब डायरेक्शन, एंटरप्रेन्योर गोल ओरिएंटेड पर्सन है, मतलब वो टारगेट को ध्यान में रख के काम करता है हमेशा। तो इसलिए he has to keep the organization constantly on the path of its objective, यानी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना उसका काम है। मिल एम्फेसाइज मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, 2 फंक्शन के ऊपर इसने ध्यान दिए। मिल बिलीव दैट ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग कैपेसिटी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योर। अंडरलाइन कीजिए इसको, ये जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। पैम्फलेट्स अवेलेबल है क्लास में अभी। व्यू ऑफ जेबी से, अब सेकंड व्यू है, देखिए इसमें जेबी से एंटरप्रेन्योर हैज टू रैशनली कंबाइन, रैशनली यानी समझदारी से वो कंबाइन करेगा प्रोडक्शन के फैक्टर्स को, और इससे एक नया प्रोडक्शन का यूनिट वो बनाएगा। फिर व्यू ऑफ किर्चनर, अकॉर्डिंग टू किर्चनर एंटरप्रेन्योर इज अ डिसइक्विलिब्रियम फोर्स। डिसइक्विलिब्रियम फोर्स यानी मतलब वो सबसे पहले डिस्टर्ब करता है पूरे एनवायरनमेंट को, उसके बाद में उसको वापस एक साथ में इक्विलिब्रियम में लाता है। यानी पहले सारे एनवायरनमेंट को क्या करने का काम करेगा? सारे एनवायरनमेंट को डिसइक्विलिब्रियम करेगा, यानी मतलब डिस्टर्ब करने का काम करेगा, और उसके बाद में उसको वापस इक्विलिब्रियम में लाने का काम करेगा। मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इधर उधर पड़े हुए हैं उन सबको पहले उनकी जगह से हटाएगा और बाद में उसको वापस वहां पे लाने का काम करेगा। फिर व्यू ऑफ हार्वी लिबनस्टेन, अकॉर्डिंग टू हिम एंटरप्रेन्योर हैज 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक, 4 उसके कैरेक्टरिस्टिक। पहले तो वो मार्केट को कनेक्ट करेगा। गैप फिलिंग यानी क्या कि मतलब जहां है और जहां जाना है उनके बीच की गैप को फिलअप करना है। मतलब जिस पोजीशन में अपने है उस पोजीशन से कहां तक अपने जाना है उसकी गैप को फिलअप करना है। फिर वो इनपुट को कंप्लीट करने का काम करेगा, मतलब जो भी तुम्हारे इनपुट से यानी मतलब रॉ मटेरियल है उसको कंप्लीट करेगा। एंड फाइनली he creates or expands time
बाइंडिंग इनपुट ट्रांसफरिंग एंटिटीज, मतलब वो क्या करेगा, नई नई फॉर्म्स को क्रिएट करेगा और साथ में वहां से अलग अलग सोर्सेज को अपनी तरफ लाएगा। अब आता है व्यू ऑफ बी एफ हॉजेलिट्स। अकॉर्डिंग टू हिम, an entrepreneur has to make an investment of time, capital and energy in economically significant environment. क्या करा जाएगा, टाइम, कैपिटल और एनर्जी को अपने साथ में इन्वेस्ट करने का काम करते हैं। और बाद में लिखा है कि द एम्फेसिस ऑन डिसीजन मेकिंग, उसका मेन फोकस होता है डिसीजन मेकिंग के ऊपर, हर तरह के डिसीजन को लेने का काम उसका है। फिर हैरिसन हैरिसन ने बताया 4 फंक्शन। पहला, अंडरटेकिंग और मैनेजिंग रिस्क एंड हैंडलिंग इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, मार्केट में जो चल रहा है उसकी अनसर्टेनिटी को अपने हैंडल करने का काम करेंगे। फिर प्लानिंग करेंगे और इनोवेशन, नई चीजों को ढूंढना आता है उसके अंदर। कोऑर्डिनेशन और एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट यानी मिला के चलाएंगे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना है और उसको कंट्रोल करेंगे। एंड फाइनली आता है रूटीन सुपरविजन, रोज का सुपरविजन का काम उसके अंदर किया जाता है। अब व्यू ऑफ रेलिक, रेलिक नहीं है, रेडलिच है, अंदर लिखा है देखो, रेडलिक। वो चल रहा है, चल पेज नंबर 8। अकॉर्डिंग टू रेडलिक, एंटरप्रेन्योर परफॉर्म्स 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, 3 अलग अलग तरह के। एक तो कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट मतलब सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करने का काम करेगा और मटेरियल खरीदेगा और नए ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करेगा। फिर मैनेजरियल में क्या आता है, इनोवेशन, सुपरविजन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, नई चीज को इनोवेट करना, उसको सुपरवाइज करना और उसको कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेट करना मतलब मिला के चलना। फिर एंटरप्रेन्योर में आता है डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने का काम उसका है। तो 3 फंक्शन है, कैपिटलिस्ट यानी सबको इकट्ठा करने का, दूसरा मैनेजरियल, उसका मैनेजमेंट, जिनको इकट्ठा किया उनका मैनेजमेंट करेंगे, और तीसरा डिसीजन लेंगे। अब बीसी टंडन, ये अकेले अपने इंडियन है। अकॉर्डिंग टू हिम, एंटरप्रेन्योर इन डेवलपिंग कंट्री मस्ट possess फॉलोइंग एबिलिटीज, उसके पास कौन सी एबिलिटीज होनी चाहिए, कैपेसिटी टू टेक रिस्क एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, पहली रिस्क की कैपेसिटी और कॉन्फिडेंस उसके अंदर बिल्डअप होना चाहिए। उसके पास जिस बिजनेस के अंदर वो है उसका टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, अलर्टनेस होनी चाहिए to take existing opportunities, willingness to accept the change and ability to initiate। नया चेंज, अगर कोई भी चीज नहीं चेंज होती है अगर, तो उसको, अगर चेंज आता है तो उसको एक्सेप्ट करना या तो नया चेंज लाना, ये दोनों काम उसके हैं। चेंज लाने का काम भी उसका है और अगर चेंज आ चुका है तो उसको एक्सेप्ट करने का काम भी उसका है। एबिलिटी टू मार्शल रिसोर्सेज, मार्शल यानी डाइवर्ट करना, रिसोर्सेज को लाना, एन एबिलिटी टू ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। टंडन डिस्क्राइब्स एन एंटरप्रेन्योर एज एन आइडियल टाइप रादर देन सोशल टाइप। बेस्ट होना चाहिए एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर अपने क्लास के अंदर सबसे बेस्ट होना चाहिए, सबसे अच्छा इंसान, वैसा इंसान जो ये ऊपर वाले सारे काम कर पाए। अब सोशियोलॉजिस्ट व्यू, अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट, एंटरप्रेन्योर रोल परफॉर्म करने का काम करता है। ही हैज परफॉर्म द रोल अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी और विशेष ऑफ द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी क्या चाहती है, एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, एक्सपेक्टेशन आएगा यहाँ पे, या एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, एक्सपेक्टेशन आएगा। Expectation and wishes of the society are found in customs and social taboos। taboos यानी रीत रिवाज जिसको बोला जाता है, सोसाइटी के रीत रिवाज के अंदर ये मिलते हैं। रिवॉर्ड्स एंड रिस्ट्रेंट, एथिक वैल्यू एंड चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस, बच्चे को किस तरह से बड़ा किया जाता है उसके अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा, यानी बचपन से लेके एंटरप्रेन्योर में। हाँ, ये बच्चा जैसे बड़ा होता है तो अपना कल्चर लेके बड़ा होगा और उसी कल्चर के साथ में अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश भी करेगा।
तुम कौन से समाज के हो उसके ऊपर से तुम्हारा बिजनेस करने की तुम्हारी जो एबिलिटी है ना वो उसके अंदर, जैसे अपने नहीं बोलते सिंधी लोग ज्यादा बिजनेस में माहिर होते हैं वो। अब इसमें व्यू ऑफ पीटर मैरिस, अकॉर्डिंग टू हिम एंटरप्रेन्योर हैज टू परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन और रोल्स। पहला तो आता है असेंबल और रीअसेंबल करना फ्रॉम व्हाट इज अवेलेबल, जो तुम्हारे पास अवेलेबल है उसको उसके अंदर से असेंबल करना या तो रीअसेंबल करना। असेंबल करना मतलब सिर्फ इकट्ठा करना, और जो इकट्ठा हो चुका है उसको रीअसेंबल करना, उसको अपने यहाँ पे लिखेंगे। फिर कॉन्क्रीट इमेजिनेशन टू सी व्हाट अदर्स हैव मिस्ड, हम वो देख पाएंगे जो दूसरे नहीं देख पाते। फिर सेंसिटिविटी टू बिजनेस एंड सोशल एनवायरनमेंट, हम अपने बिजनेस के एनवायरनमेंट को और ज्यादा सेंसिटिविटी यानी सेंसिबल बनाएंगे। और जेस्ट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जोश आना किसी बात के अंदर, जोश इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में जोश लाना, और एनवायरनमेंट को एनवायरमेंटल करेज हिम्मत लाना अपने अंदर आगे बढ़ने के लिए। अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है बी वाला, फ्लाविया डेरोसी, अकॉर्डिंग टू हर the most important function of entrepreneur is coordination at every stage, like an inception यानी बिजनेस को शुरू करने के टाइम पे, बिजनेस को मेंटेन करने के टाइम पे, और बिजनेस को एक्सपांड करने के टाइम पे। she believed that an entrepreneur requires two abilities, एक तो ऑप्टिमिस्टिक यानी पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव फीलिंग वाला होना चाहिए। बिलीफ दैट देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज, हमेशा उसको लगना चाहिए कि कोई ना कोई नई चीज तुम कर सकते हो और उसके अंदर अपने मास्टरी हासिल कर सकते हो। एंड ही हिमसेल्फ कैन इंट्रोड्यूस रिक्वायर्ड चेंज, और खुद वो चेंज लाएगा बिजनेस के अंदर। कंसिडरिंग प्रॉब्लम्स एज अपॉर्चुनिटीज टू टेस्ट ओन कैपेबिलिटीज, हम अपनी खुद की कैपेसिटीज को टेस्ट करेंगे और हम क्या करेंगे, हम अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का काम करेंगे। फिर आता है उसके बाद में साइकोलॉजिस्ट व्यू, अकॉर्डिंग टू फ्रैंक यंग एन एंटरप्रेन्योर इज अ चेंज एजेंट। एंटरप्रेन्योर कौन है, तो चेंज एजेंट की तरह से काम करने वाला। चेंज एजेंट मतलब अगर चेंज आता है तो उस चेंज को लाने वाला इंसान। के एल शर्मा ये बता रहे कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला इंसान है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए लीडरशिप की क्वालिटीज। और उदय परिक और टीवी राव, इनके बुक के अंदर लिखा गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट, क्रिएटिविटी लाना, नया नई चीज को क्रिएट करना इसके अंदर आता है। सो द एंटरप्रेन्योर इज अ गोल ओरिएंटेड रादर देन मीन्स ओरिएंटेड, वो गोल के ऊपर ध्यान देता है, क्या चीज उसके पास है उसके ऊपर ध्यान नहीं देता, लेकिन उसको क्या करना है उसके ऊपर वो ज्यादा ध्यान देता है। He must have high risk taking capacity and high risk sustaining capacity, उसके पास कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। राइट, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद में सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल था, थोड़ा डिफिकल्ट था, ये क्वेश्चन इजी है। एंटरप्रेन्योरशिप क्यों जरूरी है वो देखेंगे अपने। फिर उसके बाद में क्वेश्चन जो है वो आज ही अपने कंप्लीट करना है। 9th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इवैल्यूएशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ से शुरू हुई, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है। और नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये यूनिट में सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले अपने यहाँ से शुरू करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक इज द इफेक्ट फॉर विच एंटरप्रेन्योरशिप इज द कॉज, इसको जस्टिफाई करना है। जब तक एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगा तब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, यानी इकोनॉमिक्स शुरू होता है एंटरप्रेन्योरशिप से, ये हमको यहाँ पे समझाना है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या, अपवर्ड चेंज, ऊपर की तरफ चेंज आना, यानी पॉजिटिव चेंज आना, जहाँ पे रियल पर कैपिटा इनकम कंट्री की इंक्रीज होती है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट कॉजेज एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन करता है, तो एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम एग्जामिन करेंगे कि ये सही है कि गलत है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योर का रोल क्या है,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इज नॉट सो सिग्निफिकेंट। उन्होंने माना था कि एंटरप्रेन्योर इतना ज्यादा कुछ काम नहीं करते। रिकार्डो ने 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताए थे, एक मशीनरी, दूसरी कैपिटल और तीसरा है लेबर। सो इन क्लासिकल इकोनॉमीज एंटरप्रेन्योर को कोई जगह ही नहीं थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, एंटरप्रेन्योर का कोई रोल नहीं था ऐसा मानते थे। बट अगर अपने अमेरिका, रशिया और जापान जैसी बड़ी कंट्रीज की सक्सेस स्टोरीज देखेंगे तो पता चलेगा कि एंटरप्रेन्योरशिप कॉज यानी कारण है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन कंट्रीज का उसका रिजल्ट है। तो अब यहाँ पे लोगों ने रियलाइज किया कि इफ यू वांट टू इंक्रीज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हमको क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली दोनों तरह से एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर, entrepreneurs are the key figures in economic development because they play the role of innovator। कंप्यूटर क्या बोलते हैं? इनोवेटर, यानी इनोवेशन करने का काम करते हैं, नई चीजें समाज को देने का काम करते हैं ये लोग। अकॉर्डिंग टू पार्सन एंड स्मेल्सर, एंटरप्रेन्योरशिप इज वन ऑफ द 2 नेसेसरी कंडीशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहली कंडीशन एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरी कंडीशन इंक्रीज्ड आउटपुट ऑफ कैपिटल। कैपिटल होना जरूरी है और दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप का होना जरूरी है। 2 चीजें हैं तो ही तुम्हारी कंट्री में डेवलपमेंट हो पाएगा। द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो हर इकोनॉमी में बदलता है। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप किस पे डिपेंड करता है? तुम्हारे मटेरियल रिसोर्सेज के ऊपर, इंडस्ट्री के क्लाइमेट के ऊपर और पॉलिटिकल सिस्टम कैसा रिस्पॉन्स देती है तुमको, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज देयर इज पॉसिटी ऑफ फंड्स। पॉसिटी मतलब रुक जाना, स्कैर्सिटी होना, एंड लैक ऑफ स्किल्ड लेबर। तुम्हारे पास ऐसा लेबर फोर्स नहीं होता। और लैक ऑफ मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर, ना तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऑल दीज आर नॉट सुटेबल फॉर, ये सब तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है। किसके लिए? खास करके अपने देखें कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ये सब चीजें सुटेबल नहीं है। और इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स ऐसी जगह पे कामत नहीं कर पाएंगे। ड्यू टू paucity of funds, entrepreneur has to launch the enterprise on small scale। अगर पैसे नहीं होंगे तो स्मॉल स्केल पे काम करना पड़ेगा तुमको। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया which is an underdeveloped country, the small scale entrepreneurship plays an important role in economic development in the following manner। तो अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप कैसा रोल प्ले करता है? तो नंबर 1, कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करना। कैपिटल फॉर्मेशन यानी मूडी सर्जन, कैपिटल को क्रिएट करना जिसको बोला जाता है। यानी हमारे पास जो आइडल सेविंग यानी बेकार सेविंग्स पड़ा हुआ है उसको अपने प्रोडक्शन के अंदर डाले, वहां पे इन्वेस्ट करें, उसको बोला जाता है कैपिटल फॉर्मेशन। इसके लिए भी एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत पड़ती है। जब लोगों की सेविंग्स अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारे लिए कैपिटल बन जाती है। अगर एंटरप्रेन्योरशिप है तो वहां पे कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, और जब कैपिटल की जरूरत पड़ेगी तो लोग ज्यादा सेविंग्स करेंगे। लोग ज्यादा सेविंग्स तब कर पाएंगे जब वो ज्यादा इनकम कमाएंगे। तो इससे इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट तीनों दिन बढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये पहला रीजन हुआ। दूसरा, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड्स इमीडिएट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इज द रूट ऑफ ऑल सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। यानी गरीबी की बात करो या फिर लो पर कैपिटा इनकम की बात करो, तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है, तुम ज्यादा अच्छी चीजें खरीद नहीं पाते हो, ये सबके पीछे का कारण क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये प्रॉब्लम अंडर डेवलप्ड कंट्री इंडिया जैसी वहां पे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो लेबर सरप्लस में, इसका मतलब हमारे पास लेबर ज्यादा है, तो हम उनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाते, हम उनको एम्प्लॉयमेंट टाइम पे नहीं दे पाते। सो इसीलिए स्मॉल स्केल एंटरप्राइज यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज दे आर यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक। वो कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? लेबर इंटेंसिव। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जितनी ज्यादा उतना ज्यादा अच्छा होता है। अब एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट्स बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट यानी एरिया वाइज डेवलपमेंट इक्वल हो। एक एरिया का डेवलपमेंट अगर ज्यादा हुआ हो और दूसरे एरिया का कम है तो इम्बैलेंस क्रिएट होता है यहाँ पे। ये ना हो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर ये पैरामाउंट यानी सबसे टॉप पे है। पैरामाउंट का मतलब सबसे टॉप पे, टू ब्रिंग द बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। इसके पीछे के कारण तो सबसे पहला, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज। हम इंडस्ट्रीज को सेटअप करेंगे कहाँ पे? रूरल और बैकवर्ड एरियाज। फिर एस्टैब्लिशिंग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज दैट कोऑर्डिनेट एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करना। फिर डेवलपमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, गांव-गांव में घर-घर में इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश किया जाएगा जो रीजनल इम्बैलेंस को एलिमिनेट यानी दूर करता है। एंड एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज and getting concessional finance, investment subsidy, transport subsidy provided by state and central government। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी मदद करेगी ना, स्टेट गवर्नमेंट भी मदद करती है, रीजनल गवर्नमेंट भी मदद करती है। अगर तुम पिछड़े हुए एरियाज के डेवलपमेंट में अगर अपना कंट्रीब्यूशन देते हो तो वहां से आपको सब्सिडीज मिलती है। अब एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प्स टू रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ इको पावर यानी इकोनॉमिक पावर। कुछ लोग पैसे वाले नहीं बनेंगे, सब लोगों के पास कुछ ना कुछ पावर आएगा, इकोनॉमिक पावर। कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर मींस फ्यू बिग एंटरप्रेन्योर्स यानी बड़े लोगों के पास में सत्ता चली जाना, पावर चले जाना, यानी वो मोनोपोली का स्टेटस एंजॉय करेंगे बाद में। ये हमारी कंट्री के लिए खराब होता है। बट अगर एक ही इंडस्ट्रीज में अलग अलग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होंगे तो क्या होता है, हेल्दी कंपटीशन डेवलप होगी और इससे एक इंसान का डोमिनेंस यानी प्रभुत्व, एक इंसान का जो डोमिनेंस है वो कम हो जाएगा और इकोनॉमिक पावर जो है वो कुछ लोगों के हाथ में से निकल के सबके पास आ जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप stimulates equitable distribution of wealth, income and political power in the interest of community। अंडरडेवलप्ड कंट्रीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इनकम एंड पॉलिटिकल पावर इज मोर अनइक्वल। ये अनइक्वल है। इट सजेस्ट लॉपसाइडेड डेवलपमेंट। लॉपसाइडेड का मतलब डाउनवर्ड डेवलपमेंट, यानी नहीं, लॉपसाइडेड का मतलब कुछ ही जगह पे डेवलपमेंट होता है, डाउनवर्ड नहीं, कुछ ही जगह पे डेवलपमेंट होता है, पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ये ना हो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, हर जगह पे एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना पड़ता है। अब एंटरप्रेन्योरशिप एनकरेजेस इफेक्टिव रिसोर्स मोबिलाइजेशन। एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट्स मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज द ह्यूमन स्किल्स। यानी किसको मोबिलाइज करना, मोबिलाइज करना मतलब डाइवर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह पे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के पास बहुत ज्यादा ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है। हमारे पास मिनरल्स भी है, लेबरर्स भी है, लैंड भी है, सब है, फॉरेस्ट फार्म सब है। लेकिन अगर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है तो ये सब चीजें अनयूटिलाइज रहेगी या तो अंडर यूटिलाइज रहेगी या तो बराबर से यूटिलाइज नहीं हो पाएगी, जिसको अपने मिस यूटिलाइज बोलते हैं। अब एंटरप्रेन्योरशिप स्टिम्युलेट्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस। फॉरवर्ड लिंकेज यानी आगे बढ़ना, बैकवर्ड यानी पीछे वालों को डेवलप करना। आगे वाले को डेवलप करना यानी फॉरवर्ड लिंकेज, पीछे वाले को डेवलप करना यानी मतलब बैकवर्ड। बताओ इसमें एग्जांपल से। एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएट्स change in the economy by way of forward and backward linkages। forward linkage affects subsequent stage of production। मतलब मैं अगर रॉ मटेरियल बना रहा हूँ तो मैं आगे वालों को हेल्प करूंगा, जो मुझे फिनिश प्रोडक्ट बना के देगा ना उसको मैं हेल्प करूंगा, तो वो फॉरवर्ड लिंकेज हो गया। लेकिन अगर मैं फिनिश प्रोडक्ट बनाता हूँ तो मैं पीछे वाले को हेल्प करूंगा, जो रॉ मटेरियल बना रहा है, उसको बैकवर्ड लिंकेज बोला जाता है। यानी रॉ मटेरियल बनाने वाला अगर आगे वाले को हेल्प करता है तो वो फॉरवर्ड लिंकेज, और अगर फिनिश प्रोडक्ट बनाने वाला अगर रॉ मटेरियल बनाने वाले को हेल्प करता है तो इसको बैकवर्ड लिंकेज बोला जाता है। बैकवर्ड लिंकेज अफेक्ट्स प्रेसिडेंट यानी पीछे वाला प्रोडक्शन का स्टेज। एंटरप्राइज इन डेयरी, टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री क्रिएट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन फेवर ऑफ एग्रीकल्चर। एंटरप्राइजेज इन फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर्स, इरिगेशन टूल्स क्रिएट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन फेवर ऑफ इंडस्ट्रीज। यानी हर एंटरप्राइज, ट्रैक्टर्स है तो ट्रैक्टर्स किस में हेल्प करते हैं, एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट ट्रेड बताया गया है, देखिए। एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट्स कंट्रीज एक्सपोर्ट ट्रेड। इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज परफॉर्म फॉलोइंग रूल्स। पहला, इट मिनिमाइजेस द डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। हम अपने इंपोर्ट के ऊपर का डिपेंडेंस कम कर देंगे, मिनिमाइज कर देंगे। दूसरा, नए मार्केट यानी नई कंट्रीज के अंदर जाके अपने बेच पाएंगे अपनी प्रोडक्ट को। हम बाहर से फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर पाएंगे, हमारा फॉरेन डेट कम हो जाएगा, दूसरी कंट्री को जो देने का पैसा है वो धीमे धीमे अपने चुकता करना चालू करेंगे, और हम अपनी हैंडीक्राफ्ट के आइटम यानी यहाँ पे घर में बनने वाली आइटम को अपने एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इसीलिए एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों को कैटालिस्ट बोला जाता है। कैटालिस्ट यानी क्या, कैटालिस्ट यानी ऐसा फैक्टर नहीं कि जिनका होना जरूरी है, वो भले कुछ काम करे या ना करे लेकिन उनके होने से बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से काम कर पाती है। अब देखो, इंडिया में इवेल्युएशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ये हमेशा
एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड ईयर की एग्जाम टाइम पे है, जो 20 तारीख का टाइम टेबल है वही, तो उसके बाद अब तुम्हारी एग्जाम होगी, राइट। हमको इन्हें 2 बार लेक्चर लेने पड़ेंगे, 2 बार लेक्चर लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर कोर्स खत्म करना है ना टाइम पे, तो 2-2 यूनिट के लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट तो बात ये है ना कि फाइनल अकाउंट्स चलाना है। और ये जो फाइनल अकाउंट्स के सम्स है, वो फाइनल अकाउंट्स के सम्स सारे सॉल्यूशंस मेरे पास अवेलेबल है, पूरे का पूरा, यानी पूरी नोटबुक है मेरे पास, जिसको मैंने उसका पीडीएफ बना दिया है, और वो पीडीएफ मैं आपको शेयर करूंगा टेलीग्राम के ऊपर। 90+ MB की है पीडीएफ। और जब आपने सीखेंगे तो उस वक्त भी इसी तरह से अपने सीखेंगे। मैं आपको एक सम तो कम से कम ऑफलाइन करने के लिए बोलता हूँ, सिर्फ एक सम ऑफलाइन करने के लिए। बाकी सारे सम अगर आप ऑनलाइन भी कर लोगे तो हो जाएगा आपका। पर ये एक ऐसी चीज है कि इस सेमेस्टर में जो शुरू होता है ना, वो आगे वाले दोनों सेमेस्टर में फाइनल अकाउंट्स आएंगे, चारों 4 यूनिट, एक यूनिट नहीं, चारों 4। यानी अगर अभी किया तो आगे काम लगेगा, बात समझे। और बाकी सारे तो बहुत सिंपल है, खाली एक का यूनिट तुम्हारा डिफिकल्ट है इस फाइनल अकाउंट्स वाला जो है ना वही। बाकी उसके बाद में जो सेकंड यूनिट है ना तुम्हारा कॉर्पोरेट अकाउंट में, वो तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, डैम इजी स्टेटमेंट बनाने, बिल्कुल बहुत ही आसान है, आसानी से कर पाओगे तुम। और उसके बाद में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये भी बहुत ही सिंपल है। गुडविल का वैल्यूएशन एग्जैक्टली 12th में जो किया था, सेम टू सेम मेथड से करना है। हाँ, थोड़ा इसके अंदर डिटेल में जाते हैं अपने, लेकिन वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में हमेशा ऑप्शन में छुड़वा देता था। यानी एग्जाम के लिए सिखाता था जरूर था, लेकिन उसको ऑप्शन में इसलिए जुड़वा देता था कि आप अगर उसको करने जाओगे ना तो कंफ्यूजन हो जाता है एक दो जगह पे, गुडविल और शेयर्स के अंदर। लेकिन अभी अगर एमसीक्यू की एग्जाम होगी तो समझ करना पड़ेगा। और जो लास्ट यूनिट है ना, उसमें बाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस आता है, उसमें भी 2 मेथड। सब में देखो ना, अगर आपको दो दो हर यूनिट में 2-2 चैप्टर है, हर यूनिट में 2-2 चैप्टर है। तो मैं पहला ये सोच रहा हूँ कि अपने फाइनल अकाउंट्स कल से स्टार्ट करेंगे। 2 यूनिट तुम्हारे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंट के अंदर 2 यूनिट तुम्हारे कंप्लीट। अब इसके बाद में अपने 2 यूनिट किसके अंदर कंप्लीट करेंगे, कॉर्पोरेट अकाउंट। मुझे टैक्सेशन की टेंशन नहीं है, 3 दिन में टैक्सेशन के दोनों यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। मेन टेंशन 2 सब्जेक्ट की थी, इसीलिए मैंने सब्जेक्ट वो दोनों पहले स्टार्ट किए। ये 2 खत्म हो जाए ने, उसके बाद में आईटीआर भी, यानी जो 7th अकाउंट है वो भी, और ये वाला सब्जेक्ट भी बहुत ईजी है, इनडायरेक्ट टैक्स भी, तो दोनों बहुत ईजी है। वो वाला टैक्स जैसा बड़ा नहीं है ये सब्जेक्ट, इसलिए ये आसान रहेगा तुम्हारा। ओके, आप पहले अपने ये क्वेश्चन को कंप्लीट करते देखो। एक्सप्लेन द इवैल्यूएशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप कैसे स्टार्ट हुआ? तो पहले प्री इंडिपेंडेंस फेज, यानी इंडिपेंडेंस के पहले का, तो इसमें तो कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं थी इंडिया में। ब्रिटिश यहाँ पे रूल करते थे इंडिया में, और वो इंडिया का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। इन्होंने हमारे रिसोर्सेज को खाली एक्सप्लोइट करना चालू रखा। और उन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई? डिवाइड एंड रूल, बागला पाड़ो ने राज करो। ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली फ्यू रिच एंड कैपेबल बिजनेसमैन वही खाली आगे बढ़े, ये जो टाटा है वो है वहीं से चले आ रहे हैं। और पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज में अपने 2 अलग अलग हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे। 47 से 67 तक, यानी इंडिपेंडेंस से 67 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे एग्जिस्टेंस में आया, और इंडियन गवर्नमेंट फॉर्म हुई। इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया, गवर्नमेंट का रोल उन्होंने सोचा कि अपने इंडिया को रीबिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना शुरू किया। इन्होंने क्या किया? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पूरे कंट्री में आगे बढ़ाने के लिए काम करना शुरू किया। अलग अलग स्कीम्स बनाई, प्रोग्राम्स बनाए, खास करके स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए? तो पहले तो इन्होंने सेटअप इंडस्ट्रियल शेड विद वेरियस वाटर, पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी पानी, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्टेशन सब मिल जाए ऐसी जगह को सेटअप करना। फिर इन्होंने लिबरल टर्म्स रखी, फाइनेंस आसानी से मिल जाए। और एसआईडीओ यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिससे क्या किया? स्मॉल एंटरप्राइज को आगे बढ़ाने का मौका मिला। एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रिजर्व किया गया कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर,
मतलब कुछ चीजें यही बना पाएंगे, दूसरी कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं बना पाएगी। और प्रेफरेंस टू एसएसआई फॉर गवर्नमेंट परचेज, यानी गवर्नमेंट जब भी खरीदारी करे तो कहाँ से ज्यादा खरीदारी करेगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के पास से ज्यादा खरीदारी करेगी। फिर 1967 के बाद की बात करें, इस पीरियड के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंटरप्रेन्योरशिप यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को स्लो होता हुआ देखा। सो इट डिसाइडेड कि कुछ फ्यू सूटेबल एंटरप्रेन्योर्स को सिलेक्ट किया गया और उनको नए एंटरप्राइज को आगे बढ़ाने के लिए मौका दिया गया। गवर्नमेंट ने इसमें कौन कौन से स्टेप्स लिए, तो इट प्रोवाइडेड ट्रेनिंग टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स फॉर इंक्रीजिंग देयर नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी। उनका नॉलेज बढ़ाने के लिए नई नई इंडस्ट्रीज को, नए एंटरप्रेन्योर्स को मौका देने का शुरू किया। It provided a package to new program to new entrepreneurs for giving them technical, financial and marketing assistance. ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग करने का मौका दिया जाए, टेक्निकल असिस्टेंस, टेक्निकल मदद दी जाए और फाइनेंशियल यानी पैसा भी दिया जाए। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ने स्पेशल एफर्ट्स गांव और बैकवर्ड यानी पिछड़े एरिया को डेवलप करने के लिए लगाए। इट एस्टैब्लिश DICs यानी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स अक्रॉस इंडिया। यहाँ पे उन्होंने प्रमोट किया एंटरप्राइज को, एंटरप्रेन्योरशिप को हर एरिया के अंदर। एंड इट स्टार्टेड गिविंग स्पेशल अटेंशन टू वीमेन एंटरप्रेन्योर, खास करके विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया। अब ये वाला 10th क्वेश्चन भी अपने कंप्लीट कर लेते हैं, टाइम है। नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, नेचर यानी किस तरह का एंटरप्रेन्योरशिप क्या होना चाहिए। तो देखिए इसमें कौन कौन सी बातों पे हाईलाइट किया गया है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्टेपिंग स्टोन बोला गया है, यानी आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज यही है। तो पहली बात तो इट रिलेट्स टू अपडेटिंग ऑफ नॉलेज टू एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ऑन रेगुलर बेसिस। जो भी एंटरप्रेन्योर है वो हमेशा क्या करेगा, अपने नॉलेज को अपडेट करता रहेगा, अपनी टेक्निक और प्रोडक्शन को अपडेट करता रहेगा। It aims at development of skill and capabilities in identifying latent entrepreneurship traits of entrepreneurs. तुम्हारी छुपी हुई लेटेंट यानी छुपी हुई जो भी तुम्हारी ट्रेड्स यानी खासियतें हैं उसको बाहर कैसे उभारा जाना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान दिया गया। It is a means of rapid economic development which is likely to result in creation of gainful employment in society. ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें हम सोसाइटी के अंदर, इसके ऊपर ध्यान दिया गया। It believes in the fact that entrepreneurs are not born, they can be created. एंटरप्रेन्योर ऐसे जन्म से नहीं आते, उसको क्रिएट किया जा सकता है। मतलब उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स बना के उनको डेवलप करने की ट्राई की, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बना के। फिर इट इज रिलेटेड टू द नोशन ऑफ इनोवेशन, वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, इनोवेशन नई चीज लाने के साथ में जुड़ा हुआ है। द एसेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम क्या चाहते हैं, हम नए ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने की बात करते हैं। थ्रू अ बिजनेस आइडिया, नहीं दो, अब दो आएगा, आर निकाल दो इसमें से। दो अ बिजनेस आइडिया कैन फेल एंड रिजल्ट इनटू लॉसेस, एंटरप्रेन्योरशिप एम्स एट प्रॉफिट पोटेंशियल। प्रॉफिट पोटेंशियल इज द लाइकली लेवल ऑफ रिटर्न और कॉम्पेंसेशन टू द एंटरप्रेन्योर फॉर टेकिंग ऑन द रिस्क ऑफ डेवलपिंग एन आइडिया इनटू एन एक्चुअल बिजनेस वेंचर। मैं अगर बिजनेस स्टार्ट भी करता हूँ तो जरूरी नहीं कि हर बार प्रॉफिटेड होगा, लॉस भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अपने उस लॉस के चलते हुए भी बिजनेस को किस तरह से प्रॉफिटेबल बनाना है वो यहाँ पे समझाया जाता है। इट इज एसोसिएटेड विद हाई डिग्री ऑफ रिस्क until the new venture idea becomes popular amongst the customers. It runs a fairly high degree of risk of making low profit. कम प्रॉफिट में भी वो क्या करेंगे, बिजनेस को चलाते रहेंगे। तो यही पे एंटरप्रेन्योरशिप आता है कि जब कभी कंडीशन खराब भी हो ने तो भी डर के भाग नहीं जाना है। एंड इट ऑप्टिमाइजेस द यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय अराइविंग एट द मोस्ट प्रोडक्टिव कॉम्बिनेशन दैट विल प्रोवाइड द सोसाइटी द नीडेड गुड्स एंड सर्विसेज। जरूरी जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो सब सोसाइटी तक पहुंचाना चाहिए, और इसके लिए हम जितने भी रिसोर्सेज है उसको इकट्ठा करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। तो देखो यहाँ पे 10 क्वेश्चन तक आज हमारा कंप्लीट हुआ। अब 11 क्वेश्चन से कल कंप्लीट करेंगे। कल मैं कोशिश करूंगा यूनिट को कंप्लीट करने का। 15 पेजेस है इसके अंदर, टोटल 16 टोटल। कल इसको कंप्लीट करने की अपने ट्राई करेंगे।